गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को सीसी ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में स्वागत है। हम यहाँ पर कक्षा 12 बायोलॉजी का जो अध्याय पढ़ रहे थे दूसरा, उसमें परागकण की संरचना पढ़ रहे थे। कल परागकण की संरचना में हमने एक तो पढ़ा था पोलन किट पढ़ा था। पोलन किट पढ़ने के पश्चात इसमें इसकी संरचना पढ़ी, ठीक है ना, इसके प्रकार पढ़े। और अब पढ़ेंगे परागकण की संरचना है, उसका आज का पॉइंट रहेगा पराग पिंड। क्या रहेगा? नाम से ही पता चल रहा है पराग पिंड, ठीक है। क्या है? पराग पिंड। यानी हमारे पास ये परागकण है, ठीक है। अगर परागकण आपस में संयुक्त होकर एक विशिष्ट प्रकार की संरचना का निर्माण कर देते हैं, वो संरचना क्या कहलाती है? परागपिंड। क्या कहलाती है? परागपिंड। जैसे चार होते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं? एक समूह का निर्माण ही कर देते हैं ऐसे। और जब समूह का निर्माण हो जाता है तो क्या कहलाएगा हमारे पास? परागपिंड, ठीक है। ये लो मैंने परागपिंड बना दिया है, ये परागपिंड की संरचना हो गई। ऐसा किसमें होता है? आँख पादप में होता है। किसमें होता है? आँख पादप में। अपनी भाषा के माइन आंकड़ों खेबू करे, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो परागपिंड क्या होता है यहां लिख रहा हूं, परागकण। परागकण आपस में संयुक्त होकर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं, तो उस संरचना को परागपिंड या पॉलिनियम कहा जाता है। पॉलिनियम कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे पास परागपिंड की क्या थी? उदाहरण क्या है इसका? आँख पादप। यानी हमारे पास जो कैलोट्रोपिस पादप होता है, आंकड़ा, उस आंकड़े में क्या होता है? ये इसका क्या है? उदाहरण। इसमें यानी कैसे होते हैं? परागकण कैसे होते हैं? परागपिंड के रूप में होते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास दूसरी जो इसकी बात है, संयुक्त परागकण। क्या होते हैं? संयुक्त परागकण। देखो दो पादप होते हैं हमारे पास, एक का नाम तो है ड्रोसेरा पादप। क्या है? ड्रोसेरा पादप। और एक है टाइफा पादप। ये दो पादप ऐसे होते हैं जिनमें चतुष्क होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? चतुष्क। और जब चतुष्क आपस में संयुक्त हो जाते हैं तो क्या कहलाता है? संयुक्त परागकण। क्या कहलाता है? संयुक्त परागकण। तो यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। जब परागकणों के चतुष्क आपस में संयुक्त हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त परागकण। क्या कहते हैं?
परागकण कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण क्या है इसके, एक तो है ड्रोसेरा और एक क्या है टाइफा पादप। इनमें क्या होता है, संयुक्त परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, यानी आपस में चतुष्क ही क्या हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। यहां पर आगे की बात है, यहां बता दूं मैं, वैसे इसका उदाहरण नहीं है यहाँ। बहुबीजाणुता क्या होती है, इसी में आता है बहुबीजाणुता, यानी हमारे पास हमने चतुष्क पढ़ा था, उस चतुष्क में कुल कितने लघु बीजाणु थे, 4। कितने थे, 4, 1 2 3 और 4। यदि किसी चतुष्क में 4 से ज्यादा बीजाणु हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, 4 से ज्यादा बीजाणु या 5 6 7, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुबीजाणुता। क्या कहते हैं, बहुबीजाणुता। तो मैं यहां लिख देता हूं, जब किसी पादप के चतुष्क में लघु बीजाणु की संख्या कितने से ज्यादा, 4 से ज्यादा हो जाती है। लघु बीजाणु की संख्या 4 से अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो उसे बहुबीजाणुता कहा जाता है। ठीक है, ये 4 पिंड बात हो गई। हमारे पास पराग पिंड है, तो परागकण आपस में संयुक्त हो जाते हैं, विशिष्ट प्रकार की संरचना बनाते हैं, क्या कहलाता है, यानी पराग पिंड कहलाता है। उदाहरण क्या है, आंख पादप है। ठीक है, इसे अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं। फिर है संयुक्त परागकण, इसमें क्या होता है, चतुष्क आपस में मिल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, चतुष्क ही आपस में मिल जाते हैं, और चतुष्क आपस में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे पास संयुक्त परागकण क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, इसके पश्चात हमारे पास इसके उदाहरण है ड्रोसेरा टाइफा। फिर आता है कि जब किसी पादप में चतुष्क में लघु बीजाणु की संख्या कितनी, 4 से ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, 4 से ज्यादा हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुबीजाणुता कहा जाता है। ठीक है, ये थी हमारी बात। अब इसके बाद में देखो, मैं एक बात और बताऊं आपको, यहां ध्यान देने की बात है ये। ठीक है, हम परागकण पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, परागकण, परागकण। ठीक है, अब मैंने बताया था कि परागकण होते हैं वो हानिकारक होते हैं, क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ठीक है, लेकिन परागकण क्या होते हैं, लाभदायक भी होते हैं। मैंने बताया था कि मानव में क्या करते हैं, ये एलर्जी और ज्वर उत्पन्न करने का कार्य कर देते हैं, कौन, परागकण होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, परागकणों में क्या होते हैं, पोषक पदार्थ भी होते हैं। क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, किसमें, परागकणों में। अब पोषक पदार्थ होते हैं वो क्या हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, सीधी सी बात है। तो हमारे जो पश्चिमी देश है, ठीक है ना, पश्चिमी देशों में या विभिन्न सभी देशों में लगभग क्या होता है, इन परागकणों से क्या करते हैं, पराग कणों से सिर्फ एवं गोलियां तैयार की जाती है। क्या बनाते हैं, इनसे सिरप भी बनाते हैं, गोलियां बनाते हैं, यानी औषधियां बनाई जाती है। और इन औषधियों का उपयोग ये क्या होती है, बहुत ही अधिक कार्य क्षमता बढ़ाने वाली होती है। कार्य क्षमता का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो इनमें क्या होती है, बलपूर्वक क्षमता क्या होती है, ज्यादा, या बल बढ़ाने की क्षमता क्या होती है, इनमें ज्यादा होती है। तो इनसे क्या तैयार करते हैं, यहाँ पर एक तो सिरप तैयार करते हैं, एक क्या बनाते हैं, गोलियां बनाते हैं। ठीक है, अब इनका उपयोग किसमें करते हैं, मुख्यतः बता रहा हूं मैं यहाँ पर। एक तो जो खिलाड़ी होते हैं, क्या खिलाड़ी होते हैं,
और एक जो दौड़ने वाले घोड़े होते हैं, क्या होते हैं? दौड़ने वाले घोड़ों को ये औषधियां दी जाती है। इनसे इनमें क्या हो जाता है? कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो परागकण हमारे लिए क्या हो सकते हैं? लाभदायक होते हैं, क्योंकि इनमें पोषक पदार्थ होते हैं। इनसे क्या होता है? पश्चिमी देशों में क्या तैयार करते हैं? सिर्फ और गोलियां तैयार करते हैं, ठीक है। और इनका उपयोग किसके लिए करते हैं? खिलाड़ी होते हैं, उनको दी जाती है, और इसमें क्या हो जाती है? एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है। और दौड़ने वाले जो घोड़े होते हैं, रेस में काम में लिए जाते हैं, उनके लिए भी क्या करते हैं? इनको उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। ये था हमारे पास परागकण। अब हमारा अगला पॉइंट चलेगा, वो है परागकोश का स्फुटन। क्या चलेगा? परागकोश का स्फुटन। मैंने तुम्हें बताया था कि यदि बायोलॉजी में किसी शब्द को समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, तो आपको क्या करना है? उसका संधि विच्छेद करना है। तो यहां बता रहा हूं मैं, पराग कोश का स्फुटन। समझ गए? परागकोश स्फुटन का मतलब होता है कि हमारे पास जो परागकोश है उसमें परागकण क्या हो गए? बन गए, तो अब वो क्या होगा? फटेगा। और परागकोश का फटना क्या कहलाता है? परागकोश स्फुटन कहलाता है। क्या कहलाता है? परागकोश स्फुटन। मैं यहां पर बता रहा हूं तुम्हें चित्र बना करके। हमने जो परागकोश की भित्तियां पढ़ी थी, यहां पर एक बार मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारे पास क्या हो गया? परागकोश बन गया। क्या बन गया है? परागकोश संरचना। इसके कितने भाग है हमारे पास? ये 4 भाग हो गए। कितने भाग हो गए हमारे पास? 4 भाग। इन चारों भागों में कितनी कितनी पालियां थी पता है आपको? याद आ रहा होगा। 4 पालियों से बना हुआ था। ये कितनी पालियों से बना हुआ था? 4 पालियों से। हमारे पास जो पहली पाली थी, यानी इस पहला भाग था, उसका नाम था बाह्य त्वचा। क्या नाम था? बाह्य त्वचा, यानी एपिडर्मिस। दूसरा हमारे पास इसका भाग था, वो था एंडोथीशियम। क्या नाम था? एंडोथीशियम। तीसरी हमारे पास इसकी जो परत थी वो थी मध्य स्तर, यानी मिडिल लेयर। और चौथी हमारे पास इसका जो परत था वो था टेपिटम। ये 4 परतें थी। क्या थी? 4 परतें, ठीक है। इन 4 परतों में से क्या हो जाता है? जैसे यहां पर मैं एक परत का चित्र बना दूं, यहां पर ये हमारे पास ये परत हो गई, चारों परतें। ये बाह्य त्वचा है, ये कौन सी है? एंडोथीशियम, ये मध्य हो रही है। अब जब परागकोश का स्फुटन होता है, यानी परागकोश में परागकण परिपक्व हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? एपी यानी टेपिटम और मध्य लेयर दोनों क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। यानी ये दोनों परतें कौन कौन सी? एक तो मध्य और एक टेपिटम, ये दोनों ही क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक बार आप ध्यान से सुनना। इसमें परागकोश के कितने स्तर होते हैं? 4। तो मैं यहां इनकी विशेषता लिख रहा हूं, एक एक ध्यान से देखना है आपको। परागकोश में पराग कोश में जब परागकण क्या हो जाते हैं? परिपक्व हो जाते हैं। परागकण परिपक्व हो जाते हैं, तो क्या होगा? हो जाते हैं। तो एक तो कौन सी? टेपिटम। टेपिटम एवं मध्य स्तर क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे?
मध्य स्तर नष्ट हो जाते हैं। हमारे पास कितने स्तर होते हैं? परागकोश के 4 स्तर होते हैं। बाह्य त्वचा होती है, ठीक है ना, यानी बाह्य त्वचा, अंतःशिशियम होती है, मध्य स्तर होता है और कौन सा होता है? टेपिटम। इनमें से केवल 2 बचती हैं। क्या होता है? केवल 2 ही परतें बचती हैं। एक तो कौन सी बचती है? टेपिटम, और एक कौन सी बचती है? मध्य स्तर। ये दोनों परतें क्या हो जाती है? बच जाती है। अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो ये एंडोथीसियम है, इसमें 2 बच गई हमारे पास। कौन कौन सी? एक तो एंडोथीसियम और एक कौन सी? बाह्य त्वचा। अब हमारे पास एंडोथीसियम, एंडोथीसियम ये परत है। इसके बारे में हमने पढ़ा जब मैंने स्पष्ट बताया था कि इसमें क्या होती है? यू आकार की पट्टियां होती हैं। क्या होती है? यू आकार की क्या होती है? पट्टियां। एंडोथीसियम में क्या होती है? यू आकार की क्या होती है? पट्टियां होती है। इनमें क्या होता है? मैंने ये भी बताया था कि जलग्राही होती है, यानी जल को क्या करती है? अवशोषित करती है, ठीक है, जल को अवशोषित। जब परागकोश में परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो ये यू आकार की पट्टियां क्या करती हैं? जल को वापसित कर देती है। तो यहां पर क्या होता है? यू आकार की पट्टियां, हम यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि एंडोथीसियम होता है, परत होती है, वो क्या करती है? जल का निष्कासन करने जाती है। एक ही बात है, तो यहां लिख देता हूं मैं, यू आकार की पट्टियां जल का निष्कासन करती है। क्या करती है? जल को बाहर निकालती है। जब जल को बाहर निकालती है तो एंडोथीसियम क्या हो जाती है? एंडोथीसियम क्या हो जाती है? शुष्क हो जाती है। क्या हो जाती है? एंडोथीसियम शुष्क हो जाती है। शुष्क होने से क्या होता है? इसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है, और जब तनाव उत्पन्न हो जाता है तो एंडोथीसियम क्या हो जाती है? फट जाती है, और एंडोथीसियम फट जाती है। एंडोथीसियम का फट जाना ही क्या कहलाता है? क्या कहता है? परागकोश का स्फुटन। एंडोथीसियम फट जाती है और परागकण बिखर जाते हैं, तो उसे परागकोश का क्या कहते हैं? स्फुटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परागकोश का स्फुटन। समझ गए होंगे, ठीक है। हमारे पास एक परागकोश का यहां पर क्या हो गया? सीधी सी बात है, 2 पट्टियां नष्ट हो जाती हैं, 2 बचती हैं। एंडोथीसियम, एंडोथीसियम में क्या होती है? यू आकार की क्या होती है? पट्टियां होती हैं। यू आकार की पट्टियों में क्या होता है? जल का निष्कासन करती है, ठीक है। इससे एंडोथीसियम क्या हो जाती है? शुष्क हो जाती है। एंडोथीसियम में क्या हो जाएगा? तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तनाव उत्पन्न होने से क्या हो जाएगा? ये फट जाती है, और फटते ही क्या हो जाएंगे? परागकण क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं, और परागकणों का बिखरना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? परागकोश का स्फुटन, ठीक है। ये हमारे पास ही था। अब हम पढ़ेंगे कि परागकोश का स्फुटन कितने प्रकार का होता है। क्या? परागकोश का स्फुटन। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूं।
पराग कोश में चार प्रकार से स्फुटन होता है। कितने प्रकार से होता है? चार प्रकार से। यहां पर मैं भाग बता रहा हूं, इसके कितने भाग है हमारे पास, यहां ध्यान देने की बात है। पहला हमारे पास इसका जो भाग है वो है अनुप्रस्थ। कौन सा भाग है? अनुप्रस्थ स्फुटन। दूसरा हमारे पास जो भाग है वो है लंबवत स्फुटन। ध्यान देने की बात है, ऐसे प्रश्न पूछता है। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है, इसको शीर्षक भी बोलते हैं, शीर्षक या छिद्रमय स्फुटन। और चौथा हमारे पास जो भाग है वो है कपाटीय स्फुटन। ये चार प्रकार का, नाम से ही पता चल रहा है। आपको पता है हमारे पास ये कोई एक संरचना है, ठीक है। इस संरचना को यदि मैं ऐसे काट देता हूं, कट गई है, यदि मैंने इसको ऐसे काट दिया, इसकी दो भाग बन गए, तो ये संरचना क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ, ठीक है। और यदि मैं किसी संरचना को क्या कर रहा हूं, या इसी संरचना को मैंने क्या कर दिया, यहां पर इसको ऐसे भाग काट दिया, तो क्या हो गई? ये हमारे पास लंबवत हो गई। तो हम यहां पर पहले सीधी सी बात क्या पढ़ेंगे? अनुप्रस्थ भाग। हमारे पास पराग कोश है। क्या है? पराग कोश। ये हमारे पास का मैं चित्र बना रहा हूं यहां पर, ये पराग कोश है, ठीक है। इस पराग कोश में ये इधर क्या है? ये पालिया है। क्या है? ये पालिया है। अब ये पराग कोश क्या होता है? ऐसे दो भागों में, कैसे? ऐसे दो भागों में बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा? ये पराग कोश है हमारे पास, और ये पराग कोश यहां से क्या हो जाता है? दो भागों में बढ़ जाता है। तो क्या कहलाएगा? अनुप्रस्थ काट। क्या कहलाएगा? अनुप्रस्थ काट। तो इसमें लिख देते हैं, जब पराग कोश में स्फुटन अनुप्रस्थ होता है, तो उसे अनुप्रस्थ स्फुटन कहा जाता है। क्या? अनुप्रस्थ स्फुटन। यानी इसको क्या करेंगे? मारवाड़ी भाषा इसको आधा काट दिया हमने, तो क्या मान लेना आप लोग? अनुप्रस्थ हो गया। और फिर यहां पर पराकण क्या हो जाएंगे? ये पराकण क्या हो गए? बिखर गए, ठीक है। इसका उदाहरण लिखना है हमें। तुलसी पादप होता है। क्या होता है? तुलसी पादप, ठीक है। और पराकण बिखर जाएंगे तो तुलसी पादप हो गया। दूसरा हमारे पास है लंबवत। क्या है हमारे पास? लंबवत। लंबवत मैंने अभी बताया हमारे पास ये पराग कोश बना दिया मैंने, ये पराग कोश बन गया। इस पराग कोश में ये क्या है हमारे पास? पराकण है खाद्यदानियों में। अगर इसमें विभाजन कैसे होता है? लंबवत हो जाएगा सीधा, तो क्या कहलाएगा? ये लंबवत स्फुटन। क्या कहलाएगा? लंबवत स्फुटन। यानी जब पराग कोश
लंबवत विभाजित हो जाता है और पराकण बिखर जाते हैं तो क्या कहलाएगा? लंबवत स्फुटन। क्या कहलाएगा? लंबवत स्फुटन। किस में होता है पता है? यहां पर हमारे पास एक तो है क्या, कपास का पादप है। कौन सा है? कपास पादप। एक हमारे पास क्या है? धतूरा। क्या है? धतूरा पादप। इन दोनों पादपों में क्या होता है? लंबवत स्फुटन होता है। ठीक है, अगला हमारे पास है, ये हमारे पास परागकोश है। हमने क्या बना दिया? ये परागकोश बना दिया। ये परागकोश हो गया। ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या? शीर्षक। शीर्षक का मतलब होता है कि इसके परागकोश में क्या हो जाते हैं? या तो एक या फिर क्या, दो छिद्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छिद्र। छिद्र हो जाते हैं। और इन छिद्रों से क्या निकलते हैं? फिर परागकण निकलते हैं। तो क्या कहलाएगा? शीर्षक या छिद्र में। तो यहां पर लिख दो, जब परागकोश के शीर्षक भाग में एक या दो छिद्र बन जाते हैं और परागकण बिखर जाते हैं तो क्या कहलाएगा? ये छिद्र में। क्या कहलाएगा? छिद्र में स्फुटन कहलाएगा। पादप कौन सा है हमारे पास? मकोई का पादप है। कौन सा है? ये मकोई पादप में क्या होता है? शीर्षक स्फुटन। फिर आता है कपाटीय। क्या आता है? कपाटीय। तो हमारे पास ये क्या है? ये परागकोश। ठीक है, इस परागकोश में क्या बन जाते हैं? ऐसे कपाट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ऐसे कपाट बन जाते हैं। और इन कपाटों से क्या निकलते हैं? फिर परागकण। क्या निकलते हैं? परागकण। जब कपाटों से परागकण निकलते हैं तो क्या कहलाएगा? कपाटीय परागकण। ठीक है, जब परागकोश में कपाट नुमा संरचना बन जाती है और परागकण क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। बिखर जाते हैं तो क्या कहलाएगा? कपाटीय स्फुटन। उदाहरण कौन सा है? बारबेरिस पादप होता है हमारे पास। कौन सा होता है? बारबेरिस पादप। इस बारबेरिस पादप में क्या होता है? कपाटीय। तो हमारे पास ये क्या था? आज का मैटर था कि परागकोश में स्फुटन कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार का है। अनुप्रस्थ स्फुटन, लंबवत, शीर्षक और छिद्र में। हमने इनके बारे में, सबके बारे में एक एक पढ़ लिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अनुप्रस्थ कौन सा होता है, लंबवत कौन सा होता है, शीर्षक कौन सा होता है। ठीक है, आज के लिए यही है हमारे पास। ठीक है मैटर, कल पढ़ेंगे हम नारीगुम्फकोद्भिद की संरचना। जय हिंद।